टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये आपका एनालिसिस का टॉपिक है, या फिर आप उसको बोलते हो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, कुछ ऐसा बोलते हो। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो या तीन क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बेसिक से। ठीक है, इसमें एक रूल आता है, वुडवर्ड फिशर रूल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर टाइम बचेगा तो हम उसको करेंगे। एक क्वेश्चन कंफर्म है पर यहाँ से। ठीक है, वुडवर्ड फिशर रूल से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी आप लोगों ने आई थिंक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा है। ठीक है, तो वो काम कैसे करता है, हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, कहाँ पर आपको यूवी यूज करना है, कहाँ पर आपको आईआर यूज करना है, कहाँ पर आपको जो है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यूज करना है, वो आपको बेसिक प्रिंसिपल से समझ में आता है। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपको पता है कि एक कोई वेव है या यूवी लाइट है वो पास होती है। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जितनी आप ड्रग्स ले रहे हो, जितने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हो, उनके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके के आपके कंपाउंड बनते हैं। तो जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, वो आपका एब्जॉर्ब करते हैं किसको, यूवी लाइट को। ठीक है, अब मान लो आपने कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया मेडिसिनल केमिस्ट्री की लैब में। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की लैब में आपने कुछ नया कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया। अब आपको ये नहीं पता इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप लोग जो मेडकेम में स्ट्रक्चर याद करते हो तो उसकी स्ट्रक्चर आई कहाँ से। तो ये सारे आपकी जो चीजें हैं वो आप जो एक स्ट्रक्चर निकालते हो, वो स्ट्रक्चर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हो। जैसे आप यूवी का यूज करते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप आईआर का यूज करते हो, एनएमआर का, ईएसआर, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये सारी टेक्निक्स को मिलकर आप जो है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक टेक्निक यूज करो और आप उसकी स्ट्रक्चर बता दो, नहीं, आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, इसलिए इनकी जो एप्लीकेशंस है वो एक दूसरे के साथ मर्ज करती है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको समझ में आ गया कि आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आप कर सकते हो। ठीक है, आप इससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, आप जो डिटेक्ट कर सकते हो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो OH ग्रुप है, OH ग्रुप आपको एब्जॉर्बेंस देगा 290 नैनोमीटर। अगर COOH ग्रुप है तो वो आपको दे रहा है 330 पे। तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर इसकी पीक आ रही है तो ये कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक ये इसकी एप्लीकेशन है, या हम यूज क्यों कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तीसरी चीज क्या है, अब जैसे मान लो आपके पास विटामिन है या कोई और कंपाउंड है, विटामिन के है या ए है, तो इनके अलग अलग आइसोफॉर्म्स हैं। जैसे के आपको मिलता है K1 K2 और K3। जैसे आप फाइलोक्विनोन नेफ्लोक्विनोन, ये तीन फॉर्म में मिलता है। तो तीन फॉर्म में से, इन तीन फॉर्म में से इनकी प्रॉपर्टी या यूवी एब्जॉर्बेंस में आपको फर्क मिलेगा। ऐसे ही विटामिन ए में फर्क मिलेगा, इसकी भी दो फॉर्म हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूवी का यूज करते हैं कि हमारे पास कोई आइसोमर है, कोई दूसरी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से प्रेजेंट है, क्या एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। चौथा हम इसको यूज कर रहे हैं आपका ऐसे के लिए। ठीक है, आप अगर आपको ऐसे करना है किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, उसको आपने वाटर में सोल्यूबलाइज किया, इथेनॉल में सोल्यूबलाइज किया, और उसके बाद आपने उसकी यूवी एब्जॉर्बेंस ली। ठीक है, आपने उसकी एब्जॉर्बेंस ले ली, मान लो 470 या 490 के आसपास जो है पैरासीटामोल की वेवलेंथ रहती है। ठीक है, अब आपने अगर इस वेवलेंथ को, अगर आप आईपी बीपी या यूएसपी में जो आपके गिवन है, अगर आप उसके साथ मीजर कर लो कि मैच कर रही है नहीं कर रही है, वो आपका ऐसे हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर रहे हैं। सबसे मेन पर्पस इसमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का है। ठीक है, जिसके लिए हमें अलग अलग चीज चाहिए, बाद में फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग, आइसोमर्स या कंपाउंड्स की टेस्टिंग और एसिस, ये सारा काम हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ठीक है,
अब इसके बाद अगर आप देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने देख लिया, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या ये सब। जैसे स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा का मतलब होता है आपका डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा, इसलिए आप वर्ड यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वर्ड यूज करते हो। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये आपकी बहुत सारी रेंजेस में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो आपकी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, यूवी रेज, विजिबल रेंज, ठीक है, और उसके बाद रेडियो वेव्स, एक्स रेज, साउंड वेव्स, इस तरीके से ये सारी जो वेव्स हैं ये आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, ये सारा आपका इंफ्रारेड वेव से चलता है। खाना गर्म करते हो आप, माइक्रोवेव में करते हो, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो आपकी जो है वो नैनोमीटर या मीटर, किलोमीटर ऐसे आप मेजर करते हो। ठीक है, क्योंकि लेंथ है आपकी, क्या है, ये लेंथ है। तो लेंथ को आपको पता है, मीजर, नैनोमीटर, मीटर, किसी में भी बिजी आप मीजर कर लो, एंगस्ट्रॉम में कर लो, ये आप ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का क्या है, आपका एक स्पेक्ट्रा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है आपको पता है, दो टाइप का नेचर होता है। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादातर वेव नेचर के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बाद में हम थोड़ा सा पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इधर देखो आपका क्या है, रेडियो वेव्स है, और ये आपको पता है ये वेवलेंथ होती है। ये आपको देखो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, और एनर्जी के बीच में भी इनवर्स रिलेशन होता है। अब आप रेडियो सुनते हो, तो रेडियो सुनने के बाद आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंसर हो जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स जो आप यूज वगैरह करते हो, तो माइक्रोवेव्स आप हीटिंग के लिए यूज करते हो, इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव से कम है लेकिन हमें डैमेज नहीं करती। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, इसमें आप सेटेलाइट देख लो, फोन देख लो, जो भी है, रिमोट वगैरह, ये सारे उसमें। फिर आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, जिसमें आपका ये बीच में विजिबल रेंज का है, ये जो आप देख रहे हो ये 7 रंग, ये आपका विजिबल है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट जो आपको कैंसर कोज करते हैं, इसमें भी आपका यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी इस तरीके से डिवाइड है। फिर आपकी एक्सरेज हैं, जिन अब अगर आप वेवलेंथ देखो तो इनकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखो तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको कैंसर कोज करे। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, इसलिए आप इनका जो यूज़ है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज का जो आप यूज़ है वो आप स्टरलाइजेशन में करते हो, रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इसलिए आपको कैंसर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नीचे बहुत अच्छे तरीके से बताया हो, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज है तो वो प्रोटियोसोम्स, एक्स रेज मॉलिक्यूल्स, गामा रेज एटम्स और एटॉमिक मॉडल्स यहाँ तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी रेंज है, ये आप एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। उसके बाद एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, और आपका फेरोमैग्नेटिक, टीवी, शॉर्ट वेवलेंथ और एएम ऑगमेंटिंग होता है। तो ये आपका जो रेंज है यूवी। अब कई बार क्या होता है, आप जब यूवी स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हो, आप वहां पर ये नहीं देखते हो कि ये यूवी विजिबल है या यूवी है। अगर वहां पर यूवी है और आपने सैंपल रख दिया विजिबल रेंज वाला, ठीक है, आपके पास सिर्फ यूवी वाला स्पेक्ट्रोमीटर था, यूवी विजिबल वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं था। ठीक है, अगर आपने सिर्फ यूवी वाली रेंज रख दी तो वहां पर आपका जो अगर वेवलेंथ है, मान लो 400 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा वाली वेवलेंथ यूवी वाले स्पेक्ट्रोमीटर में रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आपको यूवी विजिबल वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। ठीक है, तो आप यूवी, आईआर इसी तरीके से आप पढ़ते हुए जाते हो। ठीक है, इनका आप ये जरूर ध्यान रखना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप एनर्जी से भी डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा।
ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपके जो मैटर है उसके साथ, कि किस तरीके से इंटरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये अलग अलग मतलब इनकी वेलोसिटी सेम है, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, चाहे आप आईआर वेव ले लो, या आप यूवी वेव्स ले लो, माइक्रोवेव्स ले लो, रेडियो वेव्स ले लो, कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो, इनकी वेलोसिटी सबकी सेम है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है, डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। वेलोसिटी सेम है, डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, और इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना इनको एयर चाहिए, ना मतलब कोई भी वाटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपना ट्रैवल कर सकती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, और इनके पास दो नेचर होते हैं, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। ठीक है, इसके बाद जो पार्टिकल नेचर है वो क्या है, जैसे आपने देख लिया कि ये वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा ये वेवलेंथ ट्रैवल कर रही है, तो हम यहाँ पर वेवलेंथ तो बोल रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी भी बोल रहे हैं। तो हमने वेव में तो हमने इसका वेव नेचर बता दिया। अब पार्टिकल नेचर में क्या है, ये जो वेवलेंथ ट्रेवल कर रही है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, ये अपने साथ फोटोन्स को लेके चलती है। फोटोन्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वांटा। ये बार बार आपकी टर्म आएगी। फोटोन को हम बोलते हैं क्वांटा या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एनर्जी क्यों आ रहा है, या आपका यूवी विजिबल है वो क्यों काम कर रहा है। ठीक है, चलो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया, लेकिन आपको ये कैसे समझ में आएगा कि इस कंपाउंड ने, पैरासीटामोल ने, ये क्या एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया है। हम यही बोलते हैं ना कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया है, एक्चुअल में उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जब आपकी पैरासीटामोल इस फोटोन्स को या पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर ऑर्बिटल से आपके जो हायर ऑर्बिटल्स हैं, जहां पर रेयरली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, एब्जॉर्बेंस मिलती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, या फिर आपके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार जा सकता है, पाई से पाई स्टार जा सकता है, एन से पाई स्टार जा सकता है। तो हमारे कंपाउंड के अंदर ये जो आपने पैरासीटामोल रखा है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की आपकी ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, उसके बेस पे आपका जो ये पैरासीटामोल है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड था, मिथेन था। ठीक है, मिथेन ने आपका एब्जॉर्ब किया, अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा, तो ये कहाँ जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जाएगी, तो इसको हमने ट्रांजिशंस बोल दिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। और जो ये आपके फोटोन्स हैं या जो एनर्जी है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। जितना आपका फोटोन ज्यादा है उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि फोटोन्स मींस पैकेट्स ऑफ एनर्जी और क्वांटा। इसलिए आप जो बोलते हो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन बोलते हो। अब आप फ्रीक्वेंसी की जगह चाहे एनर्जी लिख लो, या क्वांटा लिख लो, या फोटोन लिख लो। ठीक है, उन सब का मतलब एक ही है। ये देखो, ये आपका रिलेशनशिप है, आपका वेवलेंथ अपॉन में वी अपॉन लैम्डा। वी आपकी वेलोसिटी होती है, अगर आप इसको हटा दो, यहाँ पर वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ रिलेशनशिप समझना है। लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ, एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आप रिलेशन याद रखना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ। अब इसमें क्या बताया हुआ है, जितनी आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से, इस डायग्राम से अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो आप बोलोगे जो गामा रेज है, जो आपकी गामा रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। और अगर आप एएम वेव्स देख रहे हो, जब एएम वेव्स क्या होता है, जब आपका ये जैसे रॉकेट वगैरह भेजते हैं, उस टाइम पर जो ये वेव्स वगैरह निकलती हैं, आवाज निकलती है, उस टाइम की ये रेडिएशन वगैरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे आप टीवी की ले लो या रेडियो की ले लो, रडार की ले लो, तो इस केस में वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसलिए आपके घरों में टीवी, रिमोट,
एसी का रिमोट, मोबाइल फ़ोन में आने वाला सिग्नल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आ रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ा मुश्किल ट्रैवल कर पाती है वॉल्स के थ्रू, इसलिए जितना आप अंदर बिल्डिंग में जाते रहते हो आपकी जो सिग्नल्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंफ्रारेड वेव्स इतना अंदर तक नहीं आ सकते, या फिर अगर आपकी बारिश आ रही है तो आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो आपका वाईफाई का सिग्नल हो। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये इसमें यहीं लिखा हुआ है। अब आपका जो ये यूवी वेव्स हैं, ठीक है, या फिर आपका जो पार्टिकल या वेव नेचर है, ये काम किस तरीके से करता है। एक्चुअल में ये कोज कराता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो आपकी यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसका बेसिक प्रिंसिपल आपसे अगर पूछे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या फिर आप बोलोगे आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यूवी में आपका क्या होता है, जो आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं या जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका ग्राउंड स्टेट से आपका कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का। अब ये अलग अलग टाइप की जितनी आप रेडिएशंस देखते हो वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है उसमें, जैसे गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका बेसिक प्रिंसिपल आपका आयनाइजेशन है। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनर इलेक्ट्रॉन्स तक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिडल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या फिर आप सीधा सीधा बोल दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, विजिबल आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसलिए आप यूवी विजिबल यूज करते हो। ठीक है, जो आपकी रेंज है वो 200 से 800 हो जाती है फिर। ठीक है, 200 से 400 आपका क्या होता है, यूवी होता है। 400 से 800 700 अलग अलग बुक में है, वो आपका विजिबल हो जाता है। तो आप 200 से 800 की रेंज चलाते हो। उसके बाद है इंफ्रारेड, जिसको आप आईआर रेडिएशन बोलते हो। इसमें क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करा पाता है लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में। ये क्या करता है, वाइब्रेशन और रोटेशन, ये यहाँ पर एटम्स का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, एटम्स का होता है। जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका एटम्स है, H2O का है। तो ये इधर इधर इस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, इधर या इधर वाइब्रेट कर सकता है। तो इसमें सीजर, स्केचिंग, इस टाइप के 3 4 आप वाइब्रेशन जो है वो फिनोमिना पढ़ते हो आईआर। क्योंकि आईआर रेडिएशन के पास, आईआर वेव्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन को ऊपर करा दे नीचे करा दे, नहीं। वो सिर्फ आपके एटम को हिला जुला सकते हैं और आपका रोटेशन करा सकते हैं। एक बात और याद रखना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उन कंपाउंड्स में काम नहीं करेगी जहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है, जैसे CO2 है, वहां पर आपकी आईआर वेव काम नहीं करती। उसके लिए डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, डाइपोल पोटेंशियल होना चाहिए, चाहे प्लस या नेगेटिव किसी में भी। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपका यही मॉलिक्यूलर रोटेशन और स्पिन ओरिएंटेशन कराती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये आपका एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पता नहीं आप लोगों में है या नहीं है। उसके बाद आती हैं आपकी रेडियो वेव्स, जिनको आप हर्ट्ज वगैरह में मेजर करते हो। दिस इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये सिर्फ आपका जो प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है, उसको उसके स्पिन को चेंज करती है, ऊपर नीचे इधर उधर इस तरीके से घूमना लट्टू की तरह। वो आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम होता है। ठीक है, इसलिए आप अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो। अब NMR भी अलग अलग तरीके की होती है, प्रोटॉन NMR होती है, कार्बन NMR होती है। ठीक है, जिसमें आप कार्बन 13 के आइसोटोप्स देखते हो, यहाँ पर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम वो सब देखते हो। NMR में एक बात याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अगर जिस कंपाउंड का, जैसे ऑक्सीजन है या किसी का भी है, अगर मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर नंबर दोनों इवन है, उस केस में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम नहीं करती है। दोनों में से एक चीज ओड होनी चाहिए, तब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो। अगर दोनों का नंबर ओड है, सॉरी इवन है, तब आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज नहीं आती है। ठीक है, तो ये बात आप याद याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद जो हाउ EM वेव्स इंड्यूस, अब आपको EM वेव कैसे इंड्यूस कराओगे। इस केस में क्या होता है, आप जब कंपाउंड्स को, जैसे आप ड्यूटेरियम लैम्प ये सब यूज करते हो, तो इस केस में क्या होता है,
जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, जाने के बाद वो वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वहां पर एक तो हीट निकलती है प्लस आपकी यूवी रेडिएशन निकलती है। इसलिए जब आप यूवी रेडिएशन का सेटअप पढ़ते हो तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हो, सोर्स ऑफ रेडिएशन, ड्यूटेरियम लैम्प, जिनॉन लैम्प, तो उस केस में यही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का आपका रहता है। यहाँ पे अगर आप देखो जैसे यहाँ से E1 से E2, अब यहाँ पर क्या है, बीच में आपको H भी दिखाई दे रहा है, एच म्यू। ये क्या है, ये एनर्जी है, ये आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है कि आप इस लोअर इलेक्ट्रॉन वाले स्टेट को हायर इलेक्ट्रॉन वाले स्टेट तक ले जाओ, और ये जब वापस आए यहाँ से यहाँ तो आपकी यूवी रेडिएशंस को बाहर निकाल दे। ठीक है, उसको हम इज इक्वल टू एच म्यू, तो ये हो जाता है आपका एच सी अपॉन लैम्डा। एच आपका क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी आपकी ये वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻27। ठीक है, वी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम E2 माइनस E1 अगर हम कर दे तो हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है जो हमें चाहिए हमारी यूवी रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बाहर निकालने के लिए। इसलिए जब आप सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज करते हो तो वहां पर ये चीज यूज हो रही होती है कि आप कितनी एनर्जी दो, कितना करंट दो, वो उसको इतनी एनर्जी मिले कि वो वहां से जाए और आपका यूवी रेस बाहर निकाल दे। अब प्रिंसिपल देखो काम कैसे करता है, ये बेसिक था सारा, जो आपका पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इनके वैल्यूज, ये सारा है। यहाँ पर एक और होती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो सीवी रमन ने दी थी, जिसके बेस पे आपको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, सनसेट और सनराइज का कलर आपको ऑरेंज दिखाई देता है। दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिया, रमन ने दिया था, उसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रिंसिपल क्या है यूवी का, यहाँ तक था आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालोगे कैसे। अब यहाँ पर आपने निकलवा ली, अब वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आपके पास तीन रेंज होती है। एक यूवी की रेंज है जो आपकी 190 टू 400 है, किसी बुक में आपको 200 से 400 मिल जाएगी, ये आपकी यूवी की रेंज है। विजिबल की रेंज आपकी 400 से 800 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका आता है, इसको हम बोलते हैं नियर यूवी। जो आपकी ये रेंज है 190 से 400 नैनोमीटर, इसको हम बोलते हैं नियर यूवी। एक आपका होता है फार यूवी, जिसमें आपकी रेंज होती है 200 नैनोमीटर से कम वाली। लेकिन हम जो है फार यूवी पे काम नहीं करते, क्योंकि फार यूवी पे काम करने के लिए हमको वैक्यूम चाहिए, और वैक्यूम हम नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि कहीं अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो वो इस यूवी रेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और आपका जो ट्यूब वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है, तो फार यूवी हम बोलते हैं जो आपका 200 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ है। नियर यूवी 200 से 400 या फिर यूवी, और विजिबल आपकी 400 से 800 नैनोमीटर। अब याद रखना कि आप कौन से टाइप के यूवी स्पेक्ट्रोमीटर पे काम कर रहे हो, यूवी विजिबल पे कर रहे हो या सिर्फ यूवी पे कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होता, उनको पता है ये यूवी है, उसमें विजिबल रेंज है नहीं, वो नहीं पता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार जब भी काम करो। अब ये रेडिएशन काम कैसे करती हैं, एक्चुअल में ये जो है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हो होमो। होमो से ल्यूमो में लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बोलते हो। ठीक है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये जो आप कंपाउंड रख रहे हो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के बीच में, वहां पर उसको पहुंचा देती है, होमो से ल्यूमो में पहुंचा देती है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड आपने किसी का पाउडर घोल दिया और आप वहां रख दो तो आपकी यूवी यूवी अब्जॉर्बेंस आ जाएगी, नहीं। अगर उस कंपाउंड के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, या पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, उस केस में हम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का यूज ज्यादा करते हैं। पाई बॉन्ड हो, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब एक डबल बॉन्ड छोड़ के एक, जैसे आपका बेंजीन है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, इस तरीके से हो। ठीक है, तो इन सारे केसेस में आपका यूवी विजिबल जो है वो काम करता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सिग्मा, पाई और एन, ये आपकी होमो है, हाई मतलब हाईली ऑक्यूपाइड रहती है। ये जो है ये आपकी ल्यूमो है, ठीक है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जैसे आप एनर्जी देते हो, एनर्जी मतलब यूवी रेडिएशंस देते हो, दैट इज हैविंग क्वांटा और फोटोन और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है आप ये देखो। सिग्मा से सिग्मा स्टार जो सबसे टफेस्ट होता है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसमें ये ज्यादातर आता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार बहुत टफ होता है ये, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा टू पाई स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद पाई टू सिग्मा स्टार। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहला, कि कौन सा पॉसिबल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, पॉसिबल ट्रांजिशन नहीं है। तो एक बात याद रखना, सिग्मा से एन का ट्रांजिशन कभी नहीं होता है यूवी में, या कोई भी टाइप की आप स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करो तो उसमें सिग्मा से एन मतलब बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग, जो ये थर्ड वाला है, इसका ट्रांजिशन कभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है सिग्मा से एन आपका नॉन बॉन्डिंग का, ठीक है। इसके बाद आपने देख लिया पाई से सिग्मा स्टार, ठीक है, नॉन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद पाई से पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ऑलमोस्ट हर किसी का आपका पॉसिबल है, लेकिन एक पॉसिबल नहीं है, सिग्मा टू एन स्टार। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस हैं जो आपके होते हैं। पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से आपका एनर्जी अब्जॉर्ब करके उनका ट्रांजिशंस होता है, ठीक है। अब कुछ केस में क्या होता है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा आई थिंक, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे ये ट्रांजिशंस हुए हैं, ये ट्रांजिशंस वापस भी आते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये ट्रांजिशंस वापस आते हैं हीट की फॉर्म में। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वापस आते हैं फ्लोरोसेंस की फॉर्म में, एमिशंस की फॉर्म में, ठीक है। अब हर एक कंपाउंड फ्लोरोसेंस नहीं होता है। जैसे अगर आप देखो, आपकी जो ड्रग है क्यूनीन, ठीक है, क्यूनीन आपकी फ्लोरोसेंस देता है। तो क्यूनीन को आप अगर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों देगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो जब ये वापस आते हैं तो हीट की फॉर्म में रेडिएशन होती है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप कहते हो कि इन्होंने 490 नैनोमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस है। 490 एब्जॉर्बेंस नैनोमीटर मीन्स क्या, कि उसको इतनी एनर्जी लगी। अब ये तो हम नैनोमीटर में वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं। अब इस वेवलेंथ में क्या है, एनर्जी है, फोटोन्स है। इस टाइप के कंपाउंड को इतनी एनर्जी चाहिए कि ये इस हाईएस्ट पे जाके आपका इतना एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको होमो होमो से ल्यूमो में जाने में इतनी एनर्जी लग रही है जो आप मेजर कर रहे हो। हर एक कंपाउंड के लिए आपकी ये अलग होती है। जैसे डीएनए को आपको पता है, डीएनए का आपका 260 पे है, आरएनए का आपका 280 पे है। इस तरीके से आपको पता है। जैसे यूवी विजिबल, मैंने आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बताए थे, तो 280 260 मैंने आपको बताया था। ट्रिप्टोफन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको ट्रिप्टोफन की स्ट्रक्चर याद हो, तो ट्रिप्टोफन की स्ट्रक्चर में आपको जो है एक इंडोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके साथ एक बेंजीन प्रेजेंट है। तो इसलिए जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो आपका यूवी विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं। या जब आपको डीएनए का, आरएनए का या किसी भी चीज का अमाउंट बताना होता है, तब आप इस एनर्जी को, ये एनर्जी क्या है, आपकी एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, आप एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हो। आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप ट्रांसमिशंस को मेजर कर लो, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई और कितनी पास हुई। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है आप उसका पता लगा लो, या फिर आप उसका पता लगा लो कितनी पास हुई है। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। इसको आप बोलते हो ट्रांसमिटेंस, कितनी लाइट पास हुई। जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करोगे तो उसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, एब्जॉर्बेंस का भी, ट्रांसमिटेंस का भी। लेकिन हमें जो ग्राफ है वो एब्जॉर्बेंस के साथ बनाना होता है, इसलिए हम एब्जॉर्बेंस को लेके चलते हैं। वहीं जब आप आईआर करते हो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो, वहां पर आपको ग्राफ ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में बनाना होता है। इसलिए आप जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे, वहां पर आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नहीं चाहिए, वहां पर आपको ट्रांसमिटेंस की वैल्यू चाहिए। ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो आईआर में आप ट्रांसमिटेंस मेजर करते हो,
और यूवी में आप एब्जॉर्बेंस मेजर करते हो। इसी तरीके से जब आप कलरीमीटर यूज करते हो, कलरीमीटर और यूवी में एक बार आप फर्क देखो क्या होता है। जब आप कैलोरीमीटर यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जो यूवी की रेंज है, उसमें यूवी की रेंज आपको पता है 200 से 400 है। कलरीमीटर में ये रेंज नहीं होती है। जो आप कलरीमीटर यूज करते हो उसमें रेंज 400 से 800 है। अगर आपका कोई कंपाउंड 200 से 400 में मेजर कर आपकी यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस देता है, अगर आप उसको कैलोरीमीटर में यूज करोगे तो वो एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी, जीरो दिखा देगा, वो ब्लैंक दिखा देगा, क्योंकि इसके पास वो रेंज नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जो कैलोरीमीटर है या यूवी है, सबसे बेटर है या आप यूवी विजिबल यूज कर लो, आपको अलग कैलोरीमीटर नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, ये सारे आपके पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एनर्जी गैप कवर होगा। और उसके जैसे पाई टू पाई का ट्रांजिशन अगर आप देखो तो ये ज्यादातर सिंगल कंपाउंड में होता है, जैसे मिथेन, इथेन। इस केस में आपका जो है फार, जो आपकी यूवी है, मतलब 200 से कम नैनोमीटर वाली जो रेंज है, ये उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए हम मिथेन, इथेन इन सबको चेक नहीं करते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो इतनी बेटर एब्जॉर्बेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 200 से 400 की यूवी की रेंज है, और ये सारे 200 से कम वाले हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज़्यादा आते हैं जब आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार करते हैं, और इस केस में हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। देखो जैसे ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाई टू पाई ट्रांजेक्शन। पाई टू पाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यूजली आपको रेंज मिल जाती है। जैसे एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन 188 पे करता है तो 190 के आसपास आपको पीक आ जाएगी। ठीक है, पानी वगैरह मिक्स है तो और आ जाएगा। या आपके जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, जैसे एल्कीन, कार्बोनिल, एरोमेटिक्स, नाइट्राइल, नाइट्राइट्रो, ये सारा आपका एन टू सॉरी पाई टू पाई स्टार। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपका एन टू एन स्टार होता है। ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार होता है इस केस में। ठीक है, ये अलग अलग रेंज है, आप देख लेना। मिथाइल अल्कोहल, जैसे वाटर है, वाटर की यूवी एब्जॉर्बेंस 167 नैनोमीटर के अराउंड है, अगर वो प्योर वाटर है तो। अगर आप टैप वाटर लोगे तो वो इससे ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की आपकी ट्रांजिशन है, जो अलग अलग कंपाउंड्स को पे आपकी जो है वो शो कर रहे हैं। जैसे हलाइड्स है, अल्कोहल्स है, अमीन्स है, इथर्स है। तो अब आपकी ड्रग मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, उस बेस पर आपकी यूवी एब्जॉर्बेंस आती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है शिफ्ट क्या होती है। ठीक है, शिफ्ट आपसे पूछा जाता है, इसको आप समझो। जैसे आपने पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल लिया था, आपने पैरासीटामोल ली, ठीक है, या आपने एस्प्रिन लिया। ठीक है, एस्प्रिन को आपने जब वाटर में डाला तो उसकी वेवलेंथ 470 नैनोमीटर आई थी, उसका जो लैम्डा मैक्स है। ठीक है, उसका जो लैम्डा मैक्स है वो 470 नैनोमीटर पे आया था। इसके बाद क्या किया आपने, क्या किया, एस्प्रिन को वाटर की जगह इथेनॉल में डाल दिया, इथेनॉल में घोला, और तब आपने उसकी एब्जॉर्बेंस ली तो 490 मीटर पे आई। ठीक है, तो क्या हो गया, वेवलेंथ आपका बढ़ गया। जब इस तरीके से वेवलेंथ या लैम्डा मैक्स आपका बढ़ता है, तब आप उसको बोलते हो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एब्जॉर्बेंस की, उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपकी रेड शिफ्ट, वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आपने इथेनॉल में एस्प्रिन को डिसॉल्व किया था, अब आप एस्प्रिन को डिसॉल्व कर लो एसीटोन में। जब आपने एसीटोन में एब्जॉर्व किया, ये हो गया आपकी 400 नैनोमीटर। तो यहाँ वाटर में थी 470, अब यहाँ होगी 400। तो आपकी वेवलेंथ क्या हुई, लैम्डा मैक्स क्या हुआ, कम हो गया। उसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, उसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और उसको हम एक और नाम से जानते हैं ब्लू शिफ्ट के नाम से। जहां पर आपका लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका शिफ्ट हो गया, इस तरफ हो गया, उनको उसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक नहीं बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस बेस पे बताया था, वेवलेंथ के बेस पे। ठीक है, वेवलेंथ मतलब आपका जो ये है इस तरीके से, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें बताना है इस वर्टिकल के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, जो आपकी ये है। ठीक है, अगर ये पीक इस तरीके से बन जाए, इससे ऊपर चली जाए, तो मतलब आपका क्या हुआ, एनर्जी आपकी क्या हुई है, बढ़ी है। अगर ये पीक नीचे आ जाए तो मीन्स आपकी क्या हुई है, एनर्जी घटी है। तो इसी तरीके से आपको बताना है।
अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर आप बात इंटेंसिटी के साथ करोगे, वेवलेंथ के साथ मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बढ़ रही है, अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब पीक ऐसे और ऊपर की तरफ जा रही है, तब आप उसको बोलते हो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और यहीं अगर एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, तब आप उसको बोल देते हो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ज्यादातर कंफ्यूज किया जाता है आपको हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ठीक है। बैथोक्रोमिक सबसे इजी है, रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। हिप्सोक्रोमिक जो है आपका वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। हाइपरक्रोमिक इंटेंसिटी या एनर्जी बढ़ रही है, और हाइपोक्रोमिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ब्रेथोक्रोमिक और ये सब। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो शिफ्ट में चेंज आ रहा है ये आ क्यों रहा है, ठीक है। इसका बेसिस होता है ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये आपका बेसिक है, मतलब आप कोई भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे कि वो वाइब्रेशन कॉज करा रही है, क्या कॉज करा रही है, तो ये आपका बेसिक है यूवी का।